पानी का यह छोटा सा टुकड़ा हमारी इंसानी हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट सीज में से एक है। यूरोप और एशिया के बीच मौजूद ब्लैक सी, यह समुंदर हजारों सालों से एक तरह का क्रॉसरोड ऑफ सिविलाइजेशन रहा है, जहां से एंशिएंट ग्रीक से लेकर ऑटोमन एम्पायर तक और आज के समय में रूस और नेटो जैसे वर्ल्ड पावर्स तक सबने अपनी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पावर ड्रॉ की है। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि रूस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और उसकी असली पावर सोर्स यही ब्लैक सी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्या खास है इस लैंडलॉक्ड सी में कि इसे रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। इसका जवाब समझने के लिए हमें ब्लैक सी की हिस्ट्री, जियोग्राफी और इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू को गहराई से देखना होगा। ब्लैक सी को समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं इसकी ज्योग्राफी पर। यह समुंदर देखने में एक बड़ी झील जैसा लगता है और 6 देशों के बीच फैला हुआ है। इसके नॉर्थ में रूस और यूक्रेन, ईस्ट में जॉर्जिया, साउथ में टर्की और वेस्ट में रोमानिया और बुल्गारिया हैं। इतने सारे देशों के बीच स्थित होने का मतलब है कि यहाँ मौजूद हर कंट्री अपने ट्रेड, सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इस सी पर डिपेंड करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहने का इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, बोस्फोरस स्ट्रेट, जो सिर्फ 700 मीटर चौड़ा है और यहीं से ब्लैक सी बाहर की दुनिया से जुड़ता है। इसी स्ट्रेट के जरिए सारी शिप्स ब्लैक सी से निकलकर मरमरा सी में आती हैं और फिर डार्डेनेल्स स्ट्रेट को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में पहुंचती हैं। यही दोनों चौक पॉइंट्स टर्की के कंट्रोल में हैं और ब्लैक सी को दुनिया के बाकी समुंदरों से कनेक्ट करने का वन एंड ओनली गेटवे यही है। अगर बोस्फोरस स्ट्रेट की बात करें तो यह हमेशा से इंटरनेशनल ट्रेड रूट का एक क्रिटिकल हिस्सा रहा है। हर रोज हजारों ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स यहाँ से गुजरते हैं और ब्लैक सी वाले कंट्रीज से निकलकर दुनिया तक पहुँचते हैं। अब क्योंकि यह चौक पॉइंट टर्की के कंट्रोल में है तो इसी वजह से टर्की की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ब्लैक सी से जुड़ी कोस्ट लाइन वाले 6 देशों के लिए यह सी अलग अलग तरीके से मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन अपने ओडेसा पोर्ट से अनाज एक्सपोर्ट करके दुनिया की फूड सप्लाई चेन में अहम रोल निभाता है। जॉर्जिया अपने बटुमी और पोर्टी सी पोर्ट से कॉकेशस रीजन के देशों के साथ ट्रेड करता है। वहीं रोमानिया और बुल्गारिया अपने पोर्ट्स के जरिए ईस्टर्न यूरोप को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी डिपेंडेंसी की बात करें तो वह रूस की है। रूस के लिए ब्लैक सी सिर्फ एक पानी का बॉडी नहीं, बल्कि उसकी ट्रेड, एनर्जी और मिलिट्री पावर की लाइफलाइन है। रशिया के 2 मेजर पोर्ट्स नोवोरोसिस्क और सेवास्टोपोल इस बात का सबूत हैं। 19th सेंचुरी में बना नोवोरोसिस्क आज ब्लैक सी का सबसे बड़ा रूसी पोर्ट है और यहीं से रूस अपना तेल और अनाज दुनिया भर में भेजता है। वहीं सेवास्टोपोल, जिसे 1783 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस ने डेवलप किया, आज भी रूस की नेवल स्ट्रेटेजी का सबसे अहम हब है। इन दोनों पोर्ट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि रूस के आर्कटिक पोर्ट्स के मुकाबले यहाँ पूरे साल नेविगेशन पॉसिबल है, क्योंकि ब्लैक सी में बर्फ जमती नहीं है। यही वजह है कि ब्लैक सी रूस की स्ट्रेटेजी और उसकी वर्ल्ड पावर पोजीशनिंग में सबसे अहम रोल निभाता है। ब्लैक सी की जियोग्राफी रूस को एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है, लेकिन यही लैंडलॉक्ड जियोग्राफी रूस के लिए एक बड़ी लिमिटेशन भी है, क्योंकि उसकी दुनिया तक की एक्सेस काफी हद तक तुर्की और बाकी नेटो मेंबर कंट्रीज के साथ उसके रिलेशंस पर डिपेंड करती है। इसीलिए जब मार्च 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। क्राइमिया में डीप वाटर पोर्ट्स और मेजर शिपिंग रूट्स तक एक्सेस मौजूद है और इन्हीं की वजह से रूस के लिए क्राइमिया किसी ट्रेजर से कम नहीं है। 2014 के बाद रूस ने ब्लैक सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कई गुना बढ़ा दिया है। आज यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स, वॉरशिप्स और मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स तैनात हैं, ताकि नेटो कंट्रीज की तरफ से किसी भी एग्रेशन को डायरेक्टली काउंटर किया जा सके। यही ब्लैक सी रूस के लिए सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके थ्रू रूस ने मिडिल ईस्ट, स्पेशली सीरिया में भी अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है। फिर 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक किया तो उसमें भी ब्लैक सी फ्लीट का रोल डिसाइसिव रहा। इसी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइल्स के जरिए यूक्रेन के डीप टारगेट्स को हिट किया और ब्लैक सी पर कंट्रोल करके रूस ने आसानी से साउदर्न यूक्रेन की सप्लाई लाइंस काट दी और साथ ही उसकी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेस को भी सीवियरली डिसरप्ट कर दिया। लेकिन ब्लैक सी की कहानी सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये रूस की इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। रूस की करीब 30% एक्सपोर्ट्स, जिसमें ऑयल और गैस शामिल हैं, इसी सी रूट से होकर दुनिया तक जाती है और इससे रूस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिलता है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी खुद भी नेचुरल गैस रिजर्व से भरपूर है और इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल होने की वजह से रूस पूरे यूरोप की एनर्जी मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। हाल के सालों में एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है, टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट के जरिए रूस ने यूक्रेन को बाईपास करते हुए डायरेक्ट तुर्की और साउदर्न यूरोप तक गैस सप्लाई करनी शुरू कर दी है। इसका फायदा ये हुआ कि रूस की डिपेंडेंसी उन पॉलिटिकली वॉलेटाइल ट्रेड रूट्स पर काफी हद तक कम हो गई है और उसकी एनर्जी डिप्लोमेसी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इस वक्त टर्क स्ट्रीम वो अकेली पाइपलाइन है जिसके थ्रू रशियन गैस यूरोप तक पहुंच रही है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, एनर्जी इज जस्ट वन पीस ऑफ द पजल। ब्लैक सी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक क्रिटिकल हब है।
रूस और यूक्रेन को दुनिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट्स का करीब 30% हिस्सा कवर करते हैं। ओडेसा, नोवरोसिस्क और मेरियोपोल जैसे सी पोर्ट्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया तक अनाज सप्लाई करने का सबसे इम्पोर्टेंट गेटवे हैं। यही वजह है कि अगर ब्लैक सी के ट्रेड रूट्स में थोड़ी सी भी ब्लॉकेज आ जाए तो पूरी दुनिया की मार्केट्स हिल जाती हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 2022 में मिला, जब रूस ने यूक्रेन के ग्रेन एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया और नतीजा ये हुआ कि फूड प्राइसेस आसमान छूने लगे। एनर्जी और फूड एक्सपोर्ट्स के अलावा ब्लैक सी शिपिंग इंडस्ट्री का भी मेजर सेंटर है। यहाँ के पोर्ट्स हर साल मेटल्स, केमिकल्स और कोयला जैसे रिसोर्सेज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हैंडल करते हैं। खासकर नोवरोसिस्क पोर्ट, जो रूस का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, पूरी दुनिया को कोयला और फर्टिलाइजर्स सप्लाई करता है। इसके अलावा ब्लैक सी एक और नेचुरल रिसोर्स से भरपूर है, विंड एनर्जी। जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव कर रही है, वैसे वैसे ब्लैक सी को ग्रीन एनर्जी हब के तौर पर देखा जा रहा है। रोमानिया और बुल्गारिया ने अपनी कोस्ट लाइन पर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। टर्की और यूक्रेन भी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं ताकि ब्लैक सी के पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जा सके। अगर ये इनिशिएटिव्स सक्सेसफुल रहते हैं तो ये पूरा रीजन ऑयल और गैस पर अपनी डिपेंडेंसी काफी हद तक कम कर देगा। लेकिन रूस के लिए ब्लैक सी सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जरिया नहीं है, ये उसकी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पिलर है। ब्लैक सी के जरिए रूस यूरोप, मिडिल ईस्ट और बाकी वर्ल्ड तक अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करता है। और यही वो पॉइंट है जहां पिक्चर में एंट्री होती है एक और मेजर प्लेयर की, नेटो। ब्लैक सी नेटो के लिए भी उतना ही क्रिटिकल है जितना रूस के लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 3 नेटो कंट्रीज टर्की, रोमानिया और बुल्गारिया ब्लैक सी के साथ डायरेक्ट कॉस्ट लाइन शेयर करती हैं। यही 3 देश रूस को बैलेंस करने में नेटो के सबसे बड़े एसेट्स हैं। यही कारण है कि नेटो लगातार ब्लैक सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। इसकी सबसे क्लियर एग्जांपल है एनुअल सी ब्रीज एक्सरसाइज, जो नेटो और पार्टनर कंट्रीज मिलकर हर साल ब्लैक सी में ऑर्गेनाइज करते हैं। 2021 में नेटो ने 32 देशों के साथ, जिनमें अमेरिका और यूके भी शामिल थे, ब्लैक सी में बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। इन एक्सरसाइजेस में नेवल वॉरफेयर से लेकर एयर डिफेंस तक सब कुछ शामिल था और इनका असली मकसद रूस पर प्रेशर बनाए रखना था। लेकिन कभी कभी ये एक्सरसाइजेस बहुत डेंजरस टर्न ले लेती हैं। जैसे सी ब्रीज एक्सरसाइज के दौरान एक ब्रिटिश नेवी शिप क्राइमिया के पास चली गई, जिसको रशियन नेवी ने घेर लिया और उस वक्त सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी। इसी तरह नेटो ने रोमानिया और बुल्गारिया में अपना एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है ताकि रूस से किसी भी तरह की थ्रेट को काउंटर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, रोमानिया में मौजूद ईजिस एश्योर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में केपेबल है। वहीं बुल्गारिया में लगे सर्विलांस राडार्स पूरे ब्लैक सी रीजन पर नजर रखते हैं। टर्की का रोल यहाँ सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो तुर्की और रूस कई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे सीरियन सिविल वॉर और लीबिया सिविल वॉर में बिल्कुल अपोजिट साइड्स पर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। रूस टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू तुर्की को सबसे ज्यादा गैस सप्लाई करता है। वहीं रूस ने तुर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुर्की का अक्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो रूस की मदद से बन रहा है। इसके अलावा दोनों देशों ने अस्टेना प्रोसेस जैसे पीस एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं ताकि सीधे कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके और किसी भी टकराव को मैनेज किया जा सके। तो ऑल इन वन, ब्लैक सी को कंट्रोल करने का मतलब है यूरोप, मिडिल ईस्ट और कई दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक पावर प्रोजेक्ट करना। ब्लैक सी कोई नॉर्मल समुंदर नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चॉक पॉइंट है जिस पर दुनिया का ट्रेड, एनर्जी और सिक्योरिटी डिपेंड करते हैं। रूस के लिए यह सिर्फ पानी का एक बॉडी नहीं, बल्कि उसकी सर्वाइवल गारंटी है। ब्लैक सी के शांत और गहरे पानी के नीचे ऐसे रिसोर्सेज छिपे हैं जो देशों की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, ब्लैक सी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, तब वेस्टर्न मीडिया का पूरा यकीन था कि उनकी इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया को घुटनों पर ला देंगी। CNN, BBC जैसी हेडलाइंस हर तरफ थीं कि रशिया की इकोनॉमी चंद हफ्तों में कोलैप्स हो जाएगी और पुतिन के पास पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मगर आज 3 साल बाद ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। रशिया न सिर्फ यूक्रेन में डटा हुआ है, बल्कि उसकी इकोनॉमी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। 2022 में रशिया की GDP ग्रोथ करीब 3% थी और 2024 तक ये 4.1% तक पहुंच गई है। रशिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट भी लोएस्ट लेवल्स पर है। और इतना ही नहीं, इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने सिर्फ 2024 में ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से $220 अरब से ज्यादा कमाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 3 साल से वेस्ट और नेटो के कंबाइंड मिलिट्री और इकोनॉमिक दबाव के बावजूद रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न और सदर्न रीजन्स पर कब्जा भी कर लिया है।
अब वही नेटो लीडर्स जो पहले रशिया की हार के दावे कर रहे थे, आज अपने सीक्रेट मीटिंग्स में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कैसे रशिया अकेले पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने टिक गया, आखिर कैसे रशिया ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज और मिलिट्री अलायंसेस को हिला दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। रशिया की वो डीप स्ट्रैटेजीज जिसने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को चौंका दिया है, वो स्ट्रैटेजीज जो शायद रशिया को दोबारा वर्ल्ड सुपर पावर की लिस्ट में ले आएंगी, मगर रशिया को यहाँ तक पहुँचने के लिए डेकेड्स लग गए। रशिया पर सैंक्शंस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 2014 में जब क्राइमिया एनेक्सेशन हुआ था, तब से ही वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को इकोनॉमिक आइसोलेशन में धकेलने की कोशिश कर रही हैं। शुरू में रशियन इकोनॉमी पर थोड़ा प्रेशर भी पड़ा, रूबल की वैल्यू गिर गई और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी रशिया से डिस्टेंस बना लिया। मगर फिर फरवरी 2022 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल दी। यूक्रेन वॉर शुरू होते ही वेस्टर्न नेशंस ने रशिया पर मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस लगा दी। रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से काट दिया गया, यूरोप में रखे 300 अरब डॉलर रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए और एनर्जी सेक्टर पर मैसिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गईं। अमेरिका ने रशियन ऑयल, गैस और कोल पर डायरेक्ट बैन लगा दिया और इसके बाद यूरोप ने भी रशिया से ऑयल गैस इंपोर्ट्स धीरे धीरे कम करने शुरू कर दिए। मगर फिर भी रशिया न सिर्फ सरवाइव कर गया, बल्कि उसने वेस्ट को ऐसे झटके दिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब यहाँ से असली ट्विस्ट शुरू होता है। जब यूरोप की 40% एनर्जी सप्लाई रशिया से आती थी, तो शुरुआत में सैंक्शंस का रशिया पर इमीडिएट असर भी दिखा। ऑयल प्राइसेस अचानक स्काईरॉकेट कर गईं, एक बैरल की कीमत $120 से ऊपर निकल गई, रशियन रूबल पूरी तरह कोलैप्स कर गया, हर तरफ पैनिक फैल गया और एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट करने लगे कि रशिया अब बस कोलैप्स करने ही वाला है। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट तक ने बोल दिया था कि रशिया इतने भारी सैंक्शंस सह नहीं पाएगा। वेस्टर्न मीडिया हर दिन यही हेडलाइन चला रहा था कि रशियन इकोनॉमी चंद दिनों की मेहमान है, मगर इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। रशिया कमजोर होने के बजाय तेजी से अडेप्ट करने लगा, उसकी इकोनॉमी गिरने के बजाय अचानक रिबाउंड करने लगी। रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। जब यूरोप और अमेरिका ने रशियन ऑयल पर बैन लगाया, तो रशिया ने तुरंत अपनी डायरेक्शन बदल दी। उसने यूरोप छोड़कर एशिया, खासतौर पर चाइना और इंडिया पर फोकस किया। रशिया ने इन देशों को मैसिव डिस्काउंट्स, स्पेशल डील्स दी और नतीजा ये हुआ कि 2024 तक रशिया चाइना ट्रेड वॉल्यूम 200 अरब डॉलर को पार कर गया। इंडिया, जिसने पहले रशिया से नामात्र ऑयल इंपोर्ट किया था, आज रशिया का सबसे बड़ा बायर बन चुका है। 2022 में इंडिया का रशिया से ऑयल इंपोर्ट लगभग 0 था, लेकिन 2024 तक ये बढ़कर 18 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। और यहीं पर रशिया की दूसरी मास्टर स्ट्रैटेजी शुरू हुई, शैडो फ्लीट। रशिया ने एक सीक्रेट शिपिंग नेटवर्क तैयार किया जिसमें 400 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स हैं जो सैंक्शंस की पकड़ से बाहर हैं। ये शैडो फ्लीट ऐसे छोटे या अनोनिमस ओनर्स के नाम पर ऑपरेट करती है जिन्हें वेस्टर्न लॉज या सैंक्शंस पकड़ नहीं सकते। ये शिप्स अक्सर ऐसे देशों में रजिस्टर होती हैं जहां रेगुलेशंस बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिससे उनके असली मालिकों को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन शिप्स की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि ये जीपीएस बंद करके चलते हैं, बार बार अपने रूट्स बदलते हैं और खुले समुद्र में एक फिक्स पॉइंट पर ऑयल दूसरे टैंकर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो टैंकर्स वो ऑयल लेकर अलग अलग देशों में पहुंचा देते हैं और किसी को शक तक नहीं होता कि ये ऑयल रशिया से आया है। इसी सीक्रेट शिपिंग स्ट्रैटेजी से रशिया ने मैसिव ऑयल एक्सपोर्ट्स जारी रखे, चाइना, इंडिया, तुर्की और कई दूसरी मार्केट्स तक। नतीजा 2024 में भारी सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने एनर्जी एक्सपोर्ट से 220 अरब डॉलर से ज्यादा कमाए। यानी रशिया ने पूरी दुनिया की आंखों के सामने अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स जारी रखे और किसी को रोकने तक का मौका नहीं मिला। यूक्रेन वॉर शुरू होते ही रशिया ने डिफेंस बजट तेजी से बढ़ाया। वेपन्स फैक्ट्रीज, मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स और एम्यूनिशन के मैसिव प्रोडक्शन के ऑर्डर्स दिए गए। 2024 तक रशिया का डिफेंस बजट 132 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, जो उसकी जीडीपी का 6% हिस्सा बन गया। मतलब रशिया की इकोनॉमी के लिए ये खुद एक इकोनॉमिक बूस्टर बन गया। अब जब हर तरफ हथियार बनने लगे, तो नेचुरली स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भी तेजी से ग्रो करने लगी, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज से ही तो वेपन्स बनते हैं। इससे रशिया को 2 फायदे हुए। पहला, जो चीजें पहले रशिया इंपोर्ट करता था, अब वो सब लोकल फैक्ट्रीज में बनने लगी। और दूसरा, इतनी मैसिव प्रोडक्शन की वजह से पूरे देश में हजारों लोगों को रोजगार मिला। रशिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई और इकोनॉमी में लाखों नई जॉब्स क्रिएट हुई। साथ ही रशिया ने इस वॉर इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी सहारा लिया। नई रोड्स, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसेस बनाए गए, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को भी बड़ा बूस्ट मिला। हर तरफ फैक्ट्रीज, फार्म्स और बिजनेसेस ग्रो करने लगे ताकि वॉर डिमांड को पूरा किया जा सके। मगर इस मॉडल का एक ग्रे एरिया भी है, जिसे कई इकोनॉमिस्ट्स बार बार रेज कर रहे हैं। इतनी बड़ी मिलिट्री स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और लॉन्ग टर्म इनोवेशन स्लो हो सकता है। ये बात हम वीडियो में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। मगर अभी तक
रशिया की ये स्ट्रैटेजी वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल रही है। यही नहीं, जब 2012 में भी रशिया पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए थे तो वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा टारगेट था रशिया को डॉलर से बाहर करना ताकि उसका इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाए। मगर रशिया ने यहाँ भी एकदम अलग गेम खेली। रशिया ने डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर से छुटकारा पाने की स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने डॉलर को छोड़कर चाइनीज युएन, इंडियन रूपी, टर्किश लिरा और यहाँ तक कि गोल्ड में ट्रेड करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया चाइना के साथ यूएन ट्रेड में। 2024 तक रशिया चाइना ट्रेड का करीब आधा हिस्सा बिना डॉलर के होने लगा। दोनों देशों का ट्रेड वॉल्यूम 244 अरब डॉलर को पार कर गया और ये सारा ट्रेड यूएन और रूबल में हो रहा था, यानी वेस्टर्न सैंक्शंस बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गए। इंडिया भी रशिया की इस स्ट्रैटेजी में की पार्टनर बन गया। 2022 तक इंडिया रशिया ट्रेड में रुपए का लगभग शून्य उपयोग था, मगर 2024 तक भारत रूस से अरबों डॉलर का तेल और गैस भारतीय रुपए में खरीद रहा था। दोनों देशों ने सीधे भुगतान चैनल भी सेट कर लिए, जिससे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं रही। रशिया बेसिकली पूरे एशिया को साथ मिलाकर एक पैरेलल ट्रेड सिस्टम खड़ा कर चुका है जो डॉलर पर डिपेंड ही नहीं है। रशिया ने सैंक्शंस के बाद सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड स्ट्रैटेजी पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी घरेलू इकोनॉमी को भी तेजी से एक्टिवेट कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में रशिया ने एक बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रैटेजी अपनाई, डोमेस्टिक डिमांड बूस्टिंग एंड हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। रशिया को मालूम था कि इकोनॉमी चलती है लोगों के खर्च करने से। अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो फैक्ट्रियां, दुकानदार, ट्रांसपोर्ट सब ठप हो जाएगा। इसलिए सैंक्शंस लगते ही रशिया ने तुरंत बड़े बड़े इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस और सब्सिडीज देना शुरू कर दिए ताकि आम लोग डर कर खर्च करना बंद न करें। सरकार ने बेसिक चीजों पर प्राइस कंट्रोल्स लगाए, एनर्जी सब्सिडीज दी और जरूरी चीजों पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए टैक्स कट्स दिए। इससे आम रशियंस को लगा कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, पैनिक कम हुआ और कंजम्पशन साइकिल तेज हो गया। यहीं पर एक और चीज सामने आई, रशिया ने नेशनल डेट यानी सरकारी कर्ज को भी स्मार्टली यूज किया। रशिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिनका एक्सटर्नल डेट बहुत लो है, मतलब वो बाकी देशों के मुकाबले आसानी से उधारी ले सकता था। इस एडवांटेज को रशिया ने वॉर इकोनॉमी के दौर में एक्सप्लॉइट किया और एग्रेसिवली बोरो करके इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च बढ़ाया। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यह था कि रशिया ने सिर्फ मिलिट्री इकोनॉमी पर नहीं बल्कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर भी काम किया। यही वजह है कि सैंक्शंस के बावजूद रशिया के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा, डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पर गया। अब रशिया की इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं टिकी है, बल्कि उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि बाहर से दबाव डालना मुश्किल है। इसी वजह से रशिया ने डॉलर से हटने की स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे ब्रिक्स देशों ने पूरा सपोर्ट किया। ब्रिक्स कंट्रीज अब डॉलर के ऑल्टरनेटिव में कॉमन करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए फाइनेंशियल रीसेट जैसा होगा और सारे सैंक्शंस बेअसर हो जाएंगे। रशिया ने वॉर मोड में डोमेस्टिक स्पेंडिंग और डिमांड बढ़ाई, बेरोजगारी कम रखी और कम नेशनल डेट की वजह से इकोनॉमी को संभाल लिया। इन्वेस्टर्स को भरोसा रहा कि रशिया डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन इस मॉडल की भी लिमिट्स हैं। डोमेस्टिक स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वॉर इकोनॉमी पर ज्यादा डिपेंडेंसी बाकी सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। रशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी गैप। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया को एडवांस टेक नहीं मिल रही और लोकल ऑल्टरनेटिव्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। अब असल सवाल यह है कि क्या रशिया का ये मॉडल लंबे वक्त तक चलेगा? अभी तक रशिया ने हर प्रेडिक्शन गलत साबित की है। वेस्ट की सैंक्शंस से रशिया और ब्रिक्स कंट्रीज और करीब आ गए हैं, जिससे वेस्ट खुद कमजोर हो रहा है। सच्चाई ये है कि रशिया ने दुनिया के पावर बैलेंस को बदलना शुरू कर दिया है। वेस्ट का दौर खत्म हो रहा है और अब बारी ईस्ट की है। अब देखना यह है कि आने वाले सालों में ये बातें कितनी सच साबित होती हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको आगे ज्योग्राफी, पावर, कॉन्फ्लिक्ट्स और सर्वाइवल की ऐसी कहानियों में लेकर चलूंगा जो आपके माइंड को ब्लो कर देंगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली एपिसोड आपके वर्ल्ड मैप को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है।